नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरी रफेल वाली वीडियो जरूर देखी होगी और उस वीडियो में बहुत से कमेंट मुझे मिले। कुछ पक्ष में कमेंट थे, कुछ विपक्ष में कमेंट थे, कुछ भक्त कह के कमेंट थे और अलग अलग प्रकार के कमेंट आप समझ सकते हैं। जब कोई वीडियो राजनीतिक दलों पे या उनके किसी भी डील पर बनती है तो किस प्रकार के कमेंट आते हैं, उसी प्रकार के कुछ कमेंट मुझे मिले थे और उनमें से कुछ सीरियस प्रश्न भी थे जिनका उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इन उत्तर को आप रफेल डील में जो भी प्रोग्रेस निकलकर सामने आई है, आजकल जो न्यूज में चीजें चल रही हैं, उनको इंक्लूड करते हुए पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं। हम इस वीडियो में कुछ कॉमन प्रश्नों को लेंगे जो कि सरकार की इस डील के पक्ष में है और कुछ विपक्ष में है और उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, उस पे मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप तभी कमेंट करें जब आप पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों की बात है। शुरुआत में ही कमेंट करके आप इस पूरी वीडियो को ना देख के इस वीडियो के साथ अन्याय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट की जो विपक्ष में प्रश्न है उनको सुन लेते हैं और उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। अपने सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो वो है रिलायंस को यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। नई नवेली कंपनी जिसको इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वो क्यों दिया गया, इस पर किस प्रकार का जवाब सरकार की तरफ से हमें वांछित था पर हमें वो नहीं मिल पाया। यहां पर एक चीज मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि रिलायंस को किसी भी प्रकार के रफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। यह केवल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के पास है और फ्रांस पूरी तरह से बना बनाया जहाज भारत को देगा। 36 रफेल इस प्रकार के देगा। रिलायंस इस प्रकार के किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाएगा। अब बात आती है ऑफसेट की, जो कहा जा रहा है कि 59,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, जिसके 50% ऑफसेट यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट हुआ है। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को मिला है। डसॉल्ट के द्वारा यह ऑफसेट किया गया है और दोनों ही पार्टनर बन के नागपुर में एक फैसिलिटी बनाए हैं। पर यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है। रिलायंस के साथ जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डसॉल्ट ने ऑफसेट किया है वो केवल 6,500 करोड़ रुपए का है, जिसको हमारे डिप्टी एयर चीफ ने भी सर्टिफाई किया है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस रफेल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मनी ट्रांसफर हुआ है रिलायंस को, आप एक मनी ट्रांसफर की तरह इसको मान सकते हैं, 6,500 करोड़ रुपए का हुआ है। इसके अलावा जितनी और छोटी बड़ी कंपनी इस एयरक्राफ्ट को बनाने में जुटी हुई हैं, वह सभी इंडियन कंपनी के साथ ऑफसेट करेंगे। अलग अलग अमाउंट का ऑफसेट होगा और यह लगभग बताया जा रहा है कि पूरे 30,000 करोड़ रुपए का होगा। तो रिलायंस के साथ 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट नहीं किया गया है इस रफेल डील के अंतर्गत। तो जो ये फैसिलिटी बनाई गई है नागपुर में, वो किस प्रकार की बनाई गई है और उसमें कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ का डसॉल्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअल में जो ये रिलायंस और डसॉल्ट की कंबाइंड कंपनी बनी हुई है, वो डसॉल्ट का एक बिजनेस एयरक्राफ्ट है, बिजनेस जेट है, जिसका नाम फॉल्कॉन 2000 है, उसको बनाने के लिए किया गया है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि रिलायंस को इस डील से क्या फायदा मिला। एक्चुअल में रिलायंस, आपको पता होगा कि एक फेल्ड कंपनी है डिफेंस के मामले में। नेवल शिप उन्होंने बीच में ही छोड़े हुए हैं। कई नेवल शिप हमारे इंडियन नेवी को वो नहीं दे पा रहे हैं, दिवालिया हो चुके हैं और कुछ खबरों में निकलकर सामने आया है कि 20 से 30,000 करोड़ रुपए का उनको बैंक का कर्जा है। तो एक बेल आउट पैकेज की तरह आप इसको समझ सकते हैं, पर बेल आउट पैकेज पूरा का पूरा इस रफेल डील से नहीं लिया गया है। डसॉल्ट ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और वो अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा प्रश्न सरकार से यह है कि मेक इन इंडिया बोलते बोलते उन्होंने 36 रफेल फ्लाई अवे कंडीशन में खरीद लिए और भारत को तो कोई भी मेक इन इंडिया जैसी चीज नहीं मिली, ना ही हमारे युवाओं को रोजगार मिला। तो ये सही बात है, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार इस रफेल की डील से जनरेट नहीं हुआ है। तो यहां पर भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्लान कहां गया। तो आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार है, भारत सरकार है, उसको एक हर चीज की जल्दीबाजी मची हुई है कि 5 सालों के अंदर हमें बहुत से काम ऐसे करना है जिसका गुणगान वो कर सके और 2019 के चुनाव में वो उसका इस्तेमाल कर पाए या उसको दिखाकर भारत से वो वोट मांग पाए। और इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीए 2 के जितने भी काम है वो बीजेपी की अब की सरकार में कंप्लीट हो रहे हैं और उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री हमारे ले लेते हैं। तो यह हर गवर्नमेंट के साथ होता है कि पिछली गवर्नमेंट का श्रेय उनको मिल जाता है और इस गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा हो रहा है। पर आप जानते होंगे कि बीजेपी की जो अब की स्ट्रेटजी ये है कि काम जितना करो उससे ज्यादा उसका बखान करो। मतलब काम अगर आपने किया है तो उसको जनता को बताना है और उसका प्रचार करना है और उसके थ्रू वोट लेना है, जो कि एक अच्छी चीज मैं मान सकता हूं। बस इसी चीज के कारण उन्होंने हर नियम कायदे को दरकिनार करते हुए अपने बल पर यह डील साइन कर ली और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी इसको पास कराया और 2016 में फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको साइन किया इस डील को और अब जाके हमारे पास रफेल आ रहे हैं।
तो सबसे बड़ा कारण जल्दीबाजी इस डील को करने में यह था कि वो ये चाहते थे कि इसका इस्तेमाल वो चुनाव में 2019 के चुनाव में कर सकें। उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की हुई डील थी, इसका पूरा श्रेय बीजेपी को मिलने वाला था, पर अब जाके बीजेपी की इसकी किरकिरी हो रही है। कुछ इसी प्रकार की जल्दीबाजी हमें चीनूक हेलीकॉप्टर खरीदने में, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने में और M777 हॉवित्जर गन खरीदने में भी दिखाई है, पर वहां पर कानूनी तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट सही हैं, कानूनी तौर पे उन पे जल्दी नहीं दिखाई गई, इसलिए विपक्ष बीजेपी को इस मामले में नहीं घेर पा रहा है। विपक्ष को यह पता चल चुका है कि राफेल खरीदते समय कानूनों को ताक पे रखा गया है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लूप होल छूट गई हैं जल्दीबाजी के चक्कर में भारत सरकार के द्वारा, जिसका इस्तेमाल वह 2019 के चुनाव में कर सकते हैं। इस डील को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कानूनी तौर पे जो गलत है, अगर वो सही डील भी है तो उसको गलत ही माना जाएगा, और यदि कानूनी तौर पे कोई सही है तो गलत डील को भी सही माना जाता है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया एक वक्तव्य भी सामने ले लेते हैं कि HAL को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या उनके पास इस प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं थी कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए जा सके। तो ऐसी गलत बात है। HAL के पास अभी इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, पर इस प्रकार की फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है। इसमें समय लगना था, इसमें 3 से 4 साल का समय लग जाता, क्योंकि इस प्रकार की फैसिलिटी HAL में डेवलप करनी पड़ती। इस प्रकार की एयरक्राफ्ट जल्दी नहीं आ पाते और 2020 या 21 से उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो पाती, तो बीजेपी इसका फायदा अपने चुनाव में नहीं ले पाती, इसलिए शायद इस प्रकार की जल्दी दिखाई गई। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में जो कहा जा रहा है कि देश हित की बात है, देश को 36 लड़ाकू विमान, 36 राफेल लड़ाकू विमान की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि यह न्यूक्लियर बम गिराने की कैपेबल है। इस प्रकार का एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं है, और जो है भी तो वो पुराने हो चुके हैं, जैसे कि जैगुआर एयरक्राफ्ट। तो हमें कुछ इस प्रकार के नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी, एक जल्दी डिलीवरी की हमें आवश्यकता थी, ताकि हम फिर से न्यूक्लियर बम गिराने लायक देश बन जाएं। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से डर हमेशा मौजूद रहता है। अब कुछ सरकार के पक्ष की बात कर लेते हैं। राफेल डील रिलायंस को दी गई, जो कि एक दिवालिया कंपनी है, उसको डिफेंस में किसी भी प्रकार का एयरक्राफ्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या टाटा जब बोइंग के साथ मिलकर अपाचे हेलीकॉप्टर या चीनूक हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज डिलीवर कर रही है, और फिर इस फ्यूजलाज से पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर अमेरिका से बन के हमारे पास आने वाला है, तो क्या वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर बनाने का टाटा को एक्सपीरियंस था? या लॉकहीड मार्टिन जब टाटा के साथ F-16 बनाने का एक MOM साइन कर सकता है, वो आगे आने वाले समय में भारत में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है टाटा के साथ, तो क्या टाटा को F-16 बनाने का एक्सपीरियंस है? नहीं है। सैफ जब अदानी के साथ मिलके ग्रिपेन बनाना चाहता है भारत में, तो क्या अदानी को एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस है? नहीं है। या जब HAL शुरुआत हुई थी तो उसको एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस था? नहीं था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे देश के पास कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने वाली अच्छी कंपनी नहीं डेवलप हो पाई है, क्योंकि सब चीज में शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और जीरो से स्टार्ट करने पर हमारे देश में यह बात हो जाती है कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, जबकि इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं यह भी माना जा सकता है कि रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट देना एक गलती भी हो सकती है, क्योंकि रिलायंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो गड़बड़ है, और जीरो से स्टार्ट भी आपको करवाया जाए और आप एक गड़बड़ कंपनी भी हैं तो पॉइंट आउट हो ही जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने आती है कि इस डील में क्या घोटाला हुआ, करप्शन हुआ। तो यहाँ पर एक मैं चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये बता देना चाहता हूँ, दाम जितना भी था, ऑफसेट जितना भी था, वह किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट जाना ही था। तो इस केस में रिलायंस हो गई। हाँ, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि फेवरेटिज्म दिखाया गया, सरकार की तरफ से रिलायंस का फेवरेटिज्म किया गया, पर यहाँ पर जो राफेल डील हुई है, अभी तक जो सरकार का मुताबिक जो दाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, फिर भी उनका कहना है कि 9% बेसिक एयरक्राफ्ट में उन्होंने बचाए। तो ये डील पैसों के मामले में तो करप्शन फ्री हो सकती है, पर फेवरेटिज्म के मामले में ये करप्शन फ्री नहीं है। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक डेसॉल्ट ने रिलायंस को ऑफसेट के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसके पास जो नागपुर में क्षेत्र है, कुछ जमीन है जहां पर वो ये फैसिलिटी बनाए हैं, वो रनवे के बहुत ज्यादा नजदीक है। इसका एडवांटेज डेसॉल्ट लेना चाहता था। वहीं आप जानते होंगे फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत ने उनको कोई भी अलग कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया था, उनकी तरफ से केवल और केवल रिलायंस का नाम आया था। तो आज 27 सितंबर 2018 तक मैं जितने भी तथ्य सामने आए हैं, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, उसमें ये कह सकता हूं कि पैसों के मामले में यहाँ पे करप्शन नहीं हुआ। किसी न किसी
कंपनी के साथ उनको ऑफसेट जरूर करना था, पर यह ऑफसेट केवल और केवल रिलायंस के द्वारा क्यों किया गया, उनके साथ ही क्यों किया गया, यह केवल हमारे प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। और यह प्रश्न उनसे पूछना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। केवल और केवल बीजेपी यहीं पर बैकफुट में होती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि और इस डील में कुछ रह जाता है। केवल फेवरेटिज्म की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो कि अनआंसर्ड है आज तक, और न जाने इसका जवाब कब मिल पाएगा। यहाँ पर मैं आपका ध्यान बोफोर्स डील की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। 90 के दशक में यह जो डील हुई थी उसमें करप्शन के चार्जेस लगे थे राजीव गांधी सरकार पर उस समय भी राजीव गांधी को इतना पाक साफ प्रधानमंत्री माना जा रहा था कि इस प्रकार के चार्जेस का खंडन किया गया था। जनता के द्वारा भी खंडन किया गया था। जनता यह न मानने को तैयार नहीं थी कि राजीव गांधी ने कोई भी इस प्रकार का करप्शन किया है, और आज की ही सरकार की तरफ सीधे सीधे जवाब ना देके टेढ़े मेढ़े जवाब दिए जा रहे थे और अन्य देशों के षड्यंत्र के तौर पे उसको दिखाया जा रहा था, और जेपीसी की गठन नहीं की जा रही थी। पर बाद में फिर सरकार ने जेपीसी का गठन किया। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के विरोध में यदि कोई पत्रकार बोलता है, यदि कोई अधिकारी बोलता है, तो उसकी बात सही मानी जाती है। पर यदि हमारे एयरफोर्स के या हमारे कोई सरकार में रहे हुए लोग कोई इस डील के पक्ष में बात करता है, तो उसको यह कहा जाता है कि सरकार ने उसको पक्ष में बोलने को कहा है। ऐसी नहीं बात है। जब हम किसी विपक्ष की बात को सुनते हैं तो हमें पक्षधरों की बात भी जरूर सुननी चाहिए और उस एंगल से भी सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने इस प्रकार की वीडियो बनाई है कि दोनों तरफ के एंगल को इलॉबरेट मैं कर पाऊं, जितना कर पाऊं उतना मैं आपको बता पाऊं। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से एक नई वीडियो में उन सवालों के जवाब दूंगा, और इस केस में जो नई डिटेल सामने आती रहेंगी उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा आने वाले समय में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई। अगर आपको एक बड़ा तो जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।